हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का ओ सवाल का सैंपल पेपर। ठीक है, 2024। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है, तो 9th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में हम एमसीक्यू करेंगे, सेकंड पार्ट में हम जो है आपके जो इसके बड़े क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट है एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन। सेकंड है, आपको पता ही है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन वैल्यू में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल की फॉर्म में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है, आप देखेंगे ये 3.14 आगे बढ़ता चला जाता है, 3, 2, 1, 3। तो ये कभी भी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो यानी याद रखना कि कोई भी जो इरेशनल नंबर होता है वो हमेशा डेसिमल की फॉर्म में आता है। उसके अलावा जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर जो है रिप्रेजेंट इंटीजर्स की फॉर्म में। तो यह है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता लग गया, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन सेकंड, रूट टू रूट टू इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री। अब आपको पता है बेटा डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है जैसे x⁻³ यहाँ कहीं आपने देखा होगा 3x³ + 7x - 9। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री क्या है, 2 है। कहीं लिखा है 7x - 4। तो इस x की डिग्री क्या है, इस x की डिग्री भी 1 है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे में दिया हुआ है √2। कोई यहाँ पे वेरिएबल लगा रखा है, नहीं लगा रखा। तो अगर कोई वेरिएबल नहीं लगा रखा तो अगर हम मानेंगे तो इस वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 0। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। यानी आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई कभी भी डिग्री पूछे तो आपको क्या देखना है, उस पॉलिनोमियल की पहले देखना उसमें वेरिएबल कितने हैं, उसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल y है या नहीं है। अगर उसमें x y z ऐसे वेरिएबल दे रखे हैं तो इनकी डिग्री 1 है। अगर x2 y2 दे रखा है तो डिग्री 2 है। x3 y3 दे रखा है तो डिग्री 3 है। पर अगर उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं दे रखा तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, अगर उसमें नंबर या रूट दे रखा हो। यहाँ पे रूट दे रखा था, अगर नंबर भी दे रखा होता तब भी उसकी डिग्री क्या होती बेटा, उसकी डिग्री 0 ही होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ 2 और 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन क्या है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी कोई भी हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो इसमें दिया हुआ है, सॉरी, 2x + 3y। क्या दिया हुआ है, 2x + 3y। और यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आपको 2 और एक दिया 0। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर हमेशा x होता है और सेकंड हमेशा y होता है। तो वैल्यूज लगा दो, 2x के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 3y के साथ 0 = k। 0 के साथ किसी भी नंबर को सॉल्व करते हैं तो 0 आ जाता है, यानी 4 + 0 = k। आप समझ ही गए होंगे, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। और इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, इसका ऑप्शन होगा ए। क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन फोर्थ देखें। क्वेश्चन फोर्थ में बोला है, एब्सिसा ऑफ द, ठीक है, और एब्सिसा ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पॉजिटिव इन। ठीक है, यहाँ पे बोला एब्सिसा। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो एब्सिसा हमेशा एक्स एक्सिस को बोलते हैं और ऑर्डिनेट हमेशा, तो एब्सिसा के लिए एक्स की बात करी जाती है, ऑर्डिनेट के लिए वाई की बात करी जाती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोला है कि आप बताओ ऐसे कौन से दो क्वाड्रेंट हैं जहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव है। एब्सिसा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। देखो बेटा क्वाड्रेंट बना लो, तो ये होता है एक्स, ये होता है एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस का होता है, यहाँ पे एक्स माइनस का होता है, यहाँ पे वाई किसका होता है, प्लस का, यहाँ पे माइनस का। पर हमारे को एक्स के बारे में पूछा है तो हम एक्स देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना बेटा। तो आप देखो जब भी हम बनाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव आएगा, फिर सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स पूछा है, यानी पॉजिटिव एब्सिसा पूछिए। तो देखो यहाँ पे बनेगा एक्स वाई और यहाँ पर भी बनेगा एक्स वाई।
फर्क क्या होगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, पर पूछा तो आपसे एक्स ही है, तो एक्स जो दोनों में कौन से क्वाड्रेंटों में पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही आपसे ऑर्डिनेट के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, एक्स नेगेटिव आता है और वाई पॉजिटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। क्लियर है। क्वेश्चन का ऑप्शन पता लग जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे फिफ्थ। फिफ्थ एमसीक्यू। फिफ्थ एमसीक्यू में एक फिगर दे रखी है आपको बेटा, और आपसे बोली गई कि आप एक्स की वैल्यू दिखा बताओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, इधर है 4x, यहाँ पे दिया हुआ है 40। आपको एक बात, सीधी सी बात क्लियर होनी चाहिए, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने, 1 2 3 4 5, मगर सबका सम कितना होगा, 180 होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने बस, और यही लगाना है इसमें। अगर एक लाइन में दो एंगल बने तो भी 180 तब लगता है लीनियर पेयर, और जब एक लाइन में एक से ज्यादा एंगल बने, दो से ज्यादा बने, तो लगता है, ठीक है क्या, सम ऑफ द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180, तब ये लगता है। तो यहाँ पे 3x 4x प्लस 40 है, तो आप इनको सम कर दें, 4x प्लस 3x प्लस 40 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू सॉरी 180, 7x इक्वल टू 180 माइनस 40, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 140 डिवाइड बाई 7 यानी 20। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 20, और इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं आप मुझे, बच्चों कोई डाउट है। चलिए हम आगे करते हैं क्वेश्चंस को। समझ आ रहा बेटा। अब देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में बोला था क्वाड्रेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस टेकन इन अ ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला हुआ है ये क्वाड्रिलेटर है, ये आपका कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर क्या आपका ए बी सी और डी, और ये इसके क्या है, मिड पॉइंट है। आपने कोई भी मिड पॉइंट ले लिए, पी क्यू आर एस ले लो, उल्टा भी कर सकते हो सीधा भी कर सकते हो, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके रेक्टेंगल में क्या होगा, जब भी कभी भी आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, किससे, किसी भी क्वाड्रिलेटर से जब भी आपका रेक्टेंगल बनेगा, तो हमेशा क्या होंगे, डायगोनल जो है क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख दिया पी क्यू आर एस, तो डायगोनल क्या करेंगे, ये देखो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। याद रखना, जब भी किसी क्वाड्रिलेटर पे एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा तो डायगोनल जो है हमेशा परपेंडिकुलर ही करेंगे, तो डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा आपका, फिगर दे रखी है, सर्कल की प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे लगानी है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है सेंटर आपका, ये सेंटर से ओ, और यहाँ पर ये एंगल है। तो जो आपका ओ पे दे रखा है वो कितना डिग्री दे रखा है, 80 दे रखा है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, जब जो सेंटर पे होता है हमेशा याद रखना, तो सेंटर एंगल जो होता है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है सर्कल एंगल का। यानी आप बोल सकते हो, अगर नाम भी पढ़ोगे तो ए सी बी, तो आप ऐसे पढ़ोगे सी ओ बी, एंगल सी ओ बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी। तो आपका सी ए बी क्या आएगा, 80 डिवाइड बाई 2 यानी 40। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको, सॉरी 88 है, सॉरी दिस इज नॉट 80, दिस इज 88। अगर 88 होगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 88 होगा तो आ जाएगा 44, ठीक है। वो क्लियर नहीं था, तो 88 है तो क्या आ जाएगा, 88 होगा तो क्या आ जाएगा 44, 88
डिवाइड बाई 2 यानी 44। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, बोला है इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है, ध्यान रखना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी है। तो बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, इसका एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 16√3। पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मतलब देखो, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सबसे पहले क्या हम निकालेंगे, हम इसकी साइड निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे कि सारी साइडें क्या हैं, इक्वल है। सपोज ये सारी साइडें होती x, ये x होती है, तो हम क्या कर देते, x प्लस एक्स प्लस एक्स करके 3x कर देते। पेरीमीटर पर सबसे पहले क्या निकालना है, साइड, तो हम पहले फॉर्मूला लगा देंगे √3/4 साइड स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, और एरिया कितना दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में, देखो आप क्वेश्चन में हमारे को एरिया दिया हुआ है 16√3, यहाँ दे रखा है 16√3। अब यहाँ a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ a स्क्वायर रखेंगे, 16√3 को डिवाइड कर देंगे किससे, √3/4 से। क्लियर है? और जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो हम यहाँ 4 ऊपर करेंगे, √3 नीचे करेंगे। क्लियर है? √3 से √3 को काट देंगे तो बेटा क्या बचेगा, 16 × 4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा क्या होता है, आपको पता ही है, 6 × 24 2 64। तो a स्क्वायर क्या आ गया, 64। तो a कैसे आएगा, √64, यानी साइड की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है ना बेटा। तो पेरीमीटर क्या होता है, मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल साइड होगा इक्विलेटर में, तो यानी 3 × 8। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। पेरीमीटर समझ आया आपको? तो पेरीमीटर क्या आएगा आपका, 24। ऑप्शन बी होगा इसका। क्लियर है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r। तो यानी एक स्फीयर, पहले तो स्फीयर पता है ना क्या होता है, स्फीयर होता है फुटबॉल। फुटबॉल एक स्पेयर होता है। तो याद रखना, स्पेयर और सर्कल में डिफरेंस होता है। ठीक है? स्पेयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जबकि सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। बच्चों ये बात क्लियर है? तो बोला है द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 2r एंड इट्स वॉल्यूम विल बी। तो हमें वॉल्यूम निकालना है और हमारे को उसकी रेडियाई क्या है, दे रखी है। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही तो करना है इसमें बच्चों। ये बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है, बताओ जरा। चलो 1 मिनट सोचो और मुझे बताओ फटाफट से, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है मेरे बच्चों, जल्दी बता दो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे जल्दी बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, क्या होता है भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा आपका 4/3 πr³ 4/3 πr³। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल की जैसी चीज होती है। ठीक है? तो वॉल्यूम स्फीयर है 4/3 πr³। और यहाँ पे आर किसके बराबर दे रखा है बेटा, आर दे रखा है 2r के। ये तो दिया है क्वेश्चन में, आर किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो इसे इस फॉर्म में रख दो, यानी 4/3 पाई की जगह, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन सॉल्व पाई की फॉर्म में तो नहीं है। हाँ, पाई की फॉर्म में तो पाई सॉल्व नहीं करना है, इसमें पाई को ऐसे ही रहने दो, आर की जगह लिख दो 2r³। समझ आया? अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3, पाई ऐसे ही रहेगा। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2, और आर का क्यूब तो ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा 8, यानी 4/3 × 8 × π × r³। तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 4 जा 32।
ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 होगा या नहीं होगा, हो जा 32, तो आंसर क्या हो जाएगा 32/3 पाई r क्यूब। समझ आया। तो हमें, क्योंकि आर के ऊपर ये नंबर है, नंबर का क्यूब करना है, और जो वेरिएबल है उसका तो कुछ होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या आएगा 32, क्या हो जाएगा 32/r क्यूब। क्लियर है बेटा, 32/r क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन समझ आ गया, कैलकुलेट कराया मैंने सिंपली। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी होगा। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इजी क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ आसानी से समझ आ जाएगा आपको। 11 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपसे, इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ द बार। देखो बेटा, जो बार ग्राफ बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना, तो ये तो पता है ना, हमें बार ग्राफ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं बार ग्राफ। तो जो बार ग्राफ की विड्थ होती है उसको हम घटा और बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए बार ग्राफ की विड्थ की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो प्रपोर्शन भी होता है, प्रपोर्शनल भी होता है, स्पेस भी होता है, और उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है, तो इसका ऑप्शन भी है। याद रखना, बार ग्राफ की विड्थ की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, मतलब घटा और बढ़ा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कौन सा इसमें इरेशनल है। अब देखो, इरेशनल सिंपल सी बात है, चलो, इरेशनल वो नंबर होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं, √2, √3, √5, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करो, √4 और √9, देखो दोनों बाहर आ जाएंगे, रूट ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो पहले वाला तो कैंसिल है। अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, √12/√3 वाले की, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√3/√3, ये कट जाएगा तो बच जाएगा 2, तो दूसरा वाला भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम थर्ड की बात करें, √7, तो यही इसका आंसर है, तो √7 इसका आंसर होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अगर हम फोर्थ की बात करें, √81 की, तो ये भी कट जाएगा, देखो 9 × 9, 9 बाहर आ गया, तो सी यानी √7 इसका करेक्ट आंसर है। तो इरेशनल नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन क्या होगा, 12 का ऑप्शन होगा सी। क्यों होगा, क्योंकि √7 जो है वो रूट का नंबर है, वो सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, इन अ राइट सर्कुलर कॉन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय द प्लेन पैरेलल ऑफ द कॉन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन बेटा बनती कैसे, ऐसे बनती है ना कॉन, जिसे बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। तो इसके नीचे क्या दिख रहा है, इसके नीचे दिख रहा है सर्कल। क्या दिख रहा है, सर्कल। बच्चे इसे स्पेयर लिख देते हैं, स्पेयर नहीं लिखना, क्या लिखना है, सर्कल। वैसे भी याद रखना, प्लेन फिगर पे नीचे चाहे कोन आए चाहे आपके सिलेंडर आए, उनके नीचे क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, सर्कल। तो ठीक है, तो राइट सर्कुलर कॉन हो या राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा प्लेन पैरेलल पे बेस पे हमेशा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, diagonal of the incline to one side of the rectangle is 25. The acute angle between the diagonal is 55, 50, 40 और 27। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है थोड़ा सा, पर लॉजिकली अगर आपसे समझेंगे तो ये क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसने क्वेश्चन में दे दिया आपको एक रेक्टेंगल, ये दे दिया एक रेक्टेंगल A B C और D। ये बात क्लियर है। आपको ये बोला एक रेक्टेंगल है, कह रहा है इस रेक्टेंगल में ये डायगोनल है, डायगोनल से एक एंगल जो इंक्लाइन कर रहा है वो कितना डिग्री का कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ये इंक्लाइन एंगल है। ये भी हो सकता है कितना है, 25 है। आपको बताना है इन दोनों एंगलों में का जो सम। तो ये आपको पता है कि लीनियर पेयर है, तो इसका और इसका सम तो 180 होगा, पर हमें ये नहीं पता ना ये कितने कितने डिग्री के, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये 25 है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगी 25। तो हमारी एंगल 2 कैसे निकलेगा, एंगल 2 + 25 + 25 = 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई, तो हमारा एंगल 2 क्या निकल जाएगा, 180 - 50 क्या आया, एंगल 2 क्या आया हमारा, एंगल 2 आ गया हमारा 30। क्लियर है। अब जब हमारा एंगल 2 30 आ गया, तो हम एंगल 2 + एंगल 1 = वापस क्या करेंगे 180 करेंगे। यहाँ पे आप चाहे लीनियर पेयर लगा दो, तो हमारा एंगल 1 क्या निकलेगा 180, एंगल 2 की वैल्यू क्या थी 30 थी, वो यहाँ रख दो -30, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 150। इसका आंसर क्या आएगा बेटा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, सॉरी 50 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या था 20 अच्छा 50 था ना, तो 130 था, 130 हम माइनस करेंगे, ये क्या आया 130 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा 50।
ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल 2 क्या आया, एंगल 2 आया हमारा 130, तो एंगल 1 क्या आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। वापस से समझ लो, ये 25 है तो ये भी क्या होगा 25 होगा, और हम एंगल सम प्रॉपर्टी लाएंगे तो 25 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 130। अब एंगल 2 130 तो एंगल 1 क्या होगा 180 माइनस 130 यानी 50। क्लियर है, तो आंसर आपका 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर बच्चे से बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो अब बोला है कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट की बात करेगा तो हमें पॉइंट की कोई लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, बताओ, पॉइंट की जीरो की कोई लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, नहीं होती, तो इसका आंसर होगा जीरो। पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन का मतलब बेटा क्या होता है, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट। ये बात समझ आ गई, डायमेंशन का मतलब क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो किसी भी पॉइंट जो पॉइंट होता है उसकी कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती। क्वेश्चन 16 देखेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर जीरो है। अगर हम क्वेश्चन 16 की बात करें तो 16 क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। दिया हुआ है 12a² माइनस 6ab का स्क्वायर, ये दे रखा है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ कॉमन लेना है क्वेश्चन और आपका सॉल्व हो जाएगा। 12a² और माइनस 6ab²। तो देखो दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो दोनों 6 की टेबल पे आते हैं, क्लियर है इतनी बात भाई, 12 भी 6 की टेबल में आता है, 6 पे आ रही है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें एक है, दो है, तो आप कॉमन ले लोगे 6 a और b। अगर आपने इसमें 6 ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2, ए एक बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा एक ए, माइनस का साइन लगा दो, इसमें से ए बाहर जा चुका है तो 6 भी बाहर जा चुका है तो एक बी बचेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 6ab और 2a माइनस बी। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करता है, वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा ए, ठीक है, जो ये ए आपका मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या आ गया आपका ए आ गया। तो फैक्टराइज लेना था तो करना क्या था, कॉमन करना। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन 17 द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7। बोला है इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, या 2 सॉल्यूशन होंगे। तो बेटा एक बात सिंपल सी है, बड़ा आसान है, तरीके से समझिए। तो लिखा हुआ है 2x माइनस 5y इक्वल टू 7, क्या लिखा हुआ है इक्वल टू 7। अब देखो आप एक बॉक्स बनाते हो ना, अब आप इसमें जितने चाहो उतने आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना, एक्स और वाई की रिस्पेक्ट में आप जितने भी आंसर, भाई ऐसे तो करते हो आप 2x इक्वल टू 7 प्लस 5y, बार बार y की वैल्यू कुछ भी रखते रहते हो और x की वैल्यू निकलती रहती है, तो आप इसमें कितने भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन में कितने भी आंसर निकाले जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी आप चाहो। तो इसका आंसर क्या होगा, जब आप कितने भी आंसर निकाल सकते हो तो आप खुद ही बताओ क्या होगा इसका आंसर फिर। हम्म तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आप बहुत सारे सॉल्यूशन इन्फिनिटी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो ऑप्शन सी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 इन द आरएचएस रूल एच स्टैंड फॉर। सबको पता है भाई आरएचएस रूल कब लगता है, जब एक कोई, हमारे को पता है ये कॉम्बिनेंसी ये रूल है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं या हाइट बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भाई हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना, या हाइट बोल देते हैं। तो एच स्टैंड फॉर किसके लिए, हाइपोटेन्यूज के लिए, तो ठीक है यही बोला है उन्होंने, एच हाइपोटेन्यूज के लिए स्टैंड करता है। और बताओ ये सत्सन रीजन में, तो इस हिसाब से जो चीज उन्होंने बताई वो करेक्ट बताई, तो ऑप्शन बी होगा, एक्सप्रेशन ऑफ राइट ट्रायंगल में एच स्टैंड फॉर, तो इसका ऑप्शन क्या है बी। क्लियर है, समझ आ गया आपको। तो अभी हमने क्वेश्चन 18 तक करे हैं, आप नेक्स्ट क्लास में इसके बड़े क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो आपको वीडियो आएगी, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, पोस्टवाल सैंपल पेपर 2024 के। आप इन क्वेश्चंस को करिए, ये ना आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे।